नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज ये मेरा सी टेट का चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है। सी टेट के क्लास 3 में हम लोग भोजन से संबंधित एक बेसिक जानकारी प्राप्त किया था। आज उसी का किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और देखेंगे। मैं पहले भी बताया हूँ कि सी टेट में समझने वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं। प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न इजी रहते हैं लेकिन समझने वाले रहते हैं। यदि आप प्रश्न समझ गए तो आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न इसमें रहता है। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़कर आप सी टेट की पूरी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है इसके बारे में हम लोग को जानना है। खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ नहीं शब्द दे दिया, जबकि हम लोग जानते हैं कि जीवों में खाद्य पदार्थों से यानी उसके भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो आपका गलत कथन हुआ। दूसरा, चलिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होता है। यह भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होता है भोजन के द्वारा, इसका उपयोग शारीरिक विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक क्रिया होता है इसके लिए करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर 2 होगा। चलिए, अब तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। फल काजू, सब्जी बैगन, अनाज सोया, मसाला सौंठ। कल के जो वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके हैं कि फल में काजू आता है, सब्जी में बैगन आता है, मसाला में सौंठ आता है, लेकिन अनाज में सोया नहीं आता है। इसलिए ये सुमेलित नहीं है और ये आपका राइट आंसर हुआ। पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, शरीर के विकास में सहायक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर चुनना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। कौन? पोषक तत्व। पोषक तत्व से जीवों के लिए आहार और ऊर्जा की पूर्ति होती है, यह सही है। शरीर के विकास में सहायक होते हैं। ये जो पोषक तत्व हैं इससे मेरा शरीर का विकास होता है, टूट फूट की मरम्मती होती है, शरीर का विकास भी होता है और जो हमारे शरीर में टूट फूट होता है उसका भी मरम्मत होता है। तो यह भी सही है। मतलब ये दोनों, ए और बी दोनों सही है, लेकिन तीसरा नंबर हानिकारक लिखा है। लिखता है सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो ए और बी सही हुआ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ए और बी दिया हुआ है, ये राइट आंसर आपका हुआ। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है ये खोजना है। ताजे फल में रेशे मिलते हैं, यह सही है। बादाम से वसा मिलता है, यह भी सही है। अंडा से प्रोटीन मिलता है, यह भी सही है। मीट से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यह गलत है। मीट से अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए मीट को प्रोटीन देने वाला कहा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका
1 होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, यानी सबसे अधिक प्रोटीन इसमें किस में मिलता है। यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, तीनों में से होना चाहिए अधिक प्रोटीन, ये 3 है, तीनों में से सबसे अधिक प्रोटीन। तो देखिए, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का और सेव, दही, मांस। तो दोस्तों, ये जो सेब, दही और मांस देख रहे हैं, इसमें सबसे अधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। क्यों? इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छिन्न नहीं होता है। ये पहला ऑप्शन ही सही है। आयोडीन की प्रयोग से, आयोडीन का उपयोग करने से व्यक्ति का मानसिक रूप से छिन्न नहीं होता है। 7वां प्रश्न है, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? यहाँ पर आपको समझना है, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करवाता है, एक पहला चीज़। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, दूसरा चीज़। और अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में सहायता करता है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसमें देखिए, आहारी रेशा जो होता है, जिसको हम लोग रुक्षांश बोलते हैं, ये रुक्षांश, जिसको आहारी रेशा भी कह सकते हैं, इसका काम है जो शरीर के अंदर अपशिष्ट है इसको शरीर से बाहर करना, तापमान को नियंत्रित करना, पोषक तत्व को अवशोषित करना। उसके बाद है 8वां प्रश्न, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है। क्यों किया? संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है। वसा हम लोग क्यों उपयुक्त मात्रा में सेवन करते हैं? हमारा शरीर में वसा का क्या काम करता है, क्यों, क्या जरूरी है जो हम वसा का सेवन करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, वसा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित करने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर वसा ऊर्जा को संचित करती है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 होगा। 9वां प्रश्न है, इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक पहुंचती है। सबसे पहले ये छोटे छोटे कणों में टूटा, छोटे छोटे कण में टूट गया और मुंह से प्रारंभ होकर के यह छोटी आंत और आमाशय तक जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं, पाचन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। ये आपका अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आपके ये सभी काम होते हैं। भोजन का टुकड़ा होना, आमाशय तक पहुंचना और फिर छोटी आंत तक पहुंचना। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। यहाँ इस प्रकार के रोग का प्रमुख कारक कौन है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के द्वारा ये सभी रोग होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं। जो छोटे छोटे जीव हैं ये विभिन्न समुदायों में क्या होता है? फैल जाते हैं, जिससे यह रोग फैलता है और इसी के कारण यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं टिटनेस और पीलिया। ये पीलिया रोग सूक्ष्म जीव के कारण होता है और यह जो है समुदाय में फैल जाता है, जिससे यह रोग फैलती है। उपरोक्त कथन किस रोग के विषय में बताता है? जन्मजात रोग के बारे में, उपार्जित रोग के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में या संक्रामक रोग?
दोस्तों, जन्मजात वैसे रोग को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। उसके दादा परदादा को था, उसके पिताजी को हुआ, फिर उसके बेटों में भी संचरित हो जाएगा, ये जन्मजात हो गया। संक्रामक रोग हो गया जो व्यक्ति के द्वारा यानी दूषित जिस व्यक्ति में जो बीमारी है उसके द्वारा जब फैलता है तो संक्रामक हो गया। या संक्रामक बीमारी नहीं फैलने वाली बीमारी हो गए। लेकिन उपार्जित बीमारी हो गए जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और सूक्ष्म जीव जब हर जगह फैल जाते हैं तो इससे होता है, जैसे पीलिया रोग। तो 10 का राइट आंसर 2 हुआ। 11 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है, सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र शाकपुरी, राजस्थान मलाई घेवर, झारखंड मसूर टेंगा, त्रिपुरा बेरमा मछली। इसमें से कहाँ का फेमस व्यंजन है? महाराष्ट्र में शाकपुरी फेमस है, राजस्थान में मलाई घेवर ये इस तरह का होता है, बहुत फेमस है, और त्रिपुरा में बेरमा मछली बहुत पाया जाता है और इसका लोग खाने में उपयोग करते हैं। लेकिन झारखंड में मसूर टेंगा इस तरह का कोई मछली प्रचुर मात्रा में झारखंड में नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये है, ये सुमेलित नहीं है, ये तीनों सुमेलित थे। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपयुक्त सभी। जो पोलियो का कार्यक्रम है, प्लस पोलियो का कार्यक्रम, इसमें जो टीकाकरण होता है, बच्चों को जो दवाई पिलाई जाती है, यह जो दवाई है पोलियो का उपचार का नहीं है। यह जो टीकाकरण होता है बच्चों में, यह पोलियो का उपचार का नहीं है। पोलियो नहीं हो, इस पोलियो यदि हो गया तो ये टीकाकरण कोई काम का नहीं। पोलियो नहीं हुआ है, इससे बचने के लिए बच्चों को हम लोग प्लस पोलियो कार्यक्रम में पोलियो का खुराक देते हैं। तो पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकने के लिए नहीं, ये हो चुका है, यह भी हो चुका है, इसलिए नहीं। जब नहीं हुआ उसको रोकने के लिए, तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना इसका लक्ष्य है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब लौह आवश्यक है। खनिज लवण में लौह एक खनिज लवण है। इस खनिज लवण क्यों आवश्यक है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। तो लौह आवश्यक क्यों है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। हमारा शरीर में खनिज लवण जो लोहा है, यह हीमोग्लोबिन और आरबीसी का निर्माण करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। दूसरा देखिए, नीचे दिए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है? लौह तत्व प्रचुर मात्रा में आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़। सबसे पहले आंवला में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। उसके बाद जितने प्रकार के हरी साग सब्जी हैं, तो ये पालक हो गया आपका, इसमें लौह तत्व पाया जाता है अधिक। उसके बाद तीसरा आता है गुड़, गुड़ में भी लौह तत्व पाया जाता है। तो इसका ये तीनों सही है, इसलिए ये आंसर सही है। आगे देखिए, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मिड डे मील की शुरुआत वर्ष 2004 ईस्वी में किया गया था। एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? यहाँ पर वयस्क आदमी की ज़रूरत है और उसको कितनी औसतन कैलोरी की आवश्यकता है, इसके बारे में जानना है। तो वयस्क आदमी को 2500 से लेकर 4000 कैलोरी तक औसत
कैलोरी की आवश्यकता होती है। लगभग इतना कैलोरी मिले एक वयस्क आदमी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है। असत्य, सत्य नहीं, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, तो इसको असत्य में देखते हैं। दाद, खाज एवं अस्थमा कवक जनित रोग है। ये सही है। दाद, खाज और अस्थमा ये तीनों जो है कवक से संबंधित रोग है। दाद, खाज, अस्थमा कवक से होने वाले रोग है, तो ये तो सही हो गया। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। भारत सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि भारत में पोलियो और चेचक नहीं रहा, उन्मूलन समाप्त हो चुका है, तो ये भी सही हुआ। पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर हमको असत्य कथन चुनना था, तो आपका ये असत्य कथन है। पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस किस राज्य के लोगों द्वारा टेपिओका और नारियल का सेवन अधिक किया जाता है? गोवा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर नारियल उत्पादन होगा वहीं के लोग इसको सेवन अधिक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा केरल में नारियल उत्पादन होता है, टेपियोका होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, विटामिन कौन ऐसा पदार्थ है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाने, भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। विटामिन का क्या काम है, विटामिन कौन सा पदार्थ है, यहाँ पर बताना है। तो विटामिन हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ये आपका राइट आंसर हुआ। 20 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, ये खुद आप सोचिए कैसे करना चाहिए। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। पहले हम सब्जी को धोएंगे इसको, और उसके बाद हम इसको काटेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, ऐसा करना चाहिए। या फिर सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। पहले इसको कहता है काट लो और बाद में इसको फिर धो लो। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। चलो काटना नहीं है अभी, पहले धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, यानी खूब तलना या भुनना। तो दोस्तों ये सभी गलत है। पहला जो ऑप्शन है सही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सब्जी को काट लेते हैं, ये धो लेते हैं। जब सब्जी को धोते हैं उसके बाद फिर काटते हैं। इससे जो प्रोटीन या जो कुछ भी सब्जी में है वह सब्जी में बना रहे, वो धोने के साथ यानी पानी के साथ बाहर नहीं निकले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? दोस्तों मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि सीटेट में ज़्यादा प्रश्न आपको समझने पर, समझ के आधार पर रहता है, इसलिए इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा रट नहीं सकते हैं, आप समझ के आधार पर लिख सकते हैं। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया यानी रक्त अल्पता, लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लोह, गुड। इसमें कौन सा सही होगा? तो ये आपका सही है, लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समूह: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। यहाँ पर हमको वह समूह चुनना है जो मच्छरों से उत्पन्न होता है।
तो मच्छरों से उत्पन्न होने वाला आपका डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ये तीनों आपका मच्छरों से होने वाले रोग हैं, इसलिए राइट ऑप्शन है। रजत ने अपने मित्र से कहा, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। पहला लक्षण, उस व्यक्ति को बुखार है। पहला लक्षण हुआ। मैं कपकपी, उसको कपकपी है, बुखार है, सिर दर्द है और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। यानी उसे पसीना भी आता है और यह एक चक्र के रूप में 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे या 3 घंटा, इस चक्र में उसे बार बार होता है। रक्त की जांच के बाद यहाँ पर इसने अपने ब्लड टेस्ट भी करवाया। ब्लड टेस्ट करने के बाद मुझे एक कड़वी दवाई दी गई। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये रोगों का लक्षण है। इस रोग के लक्षण किसमें हैं? मलेरिया में, मियादी बुखार में, अतिसार में, हैजा में। तो दोस्तों, मलेरिया का ये जितना भी लक्षण हम लोगों ने देखा, यह मलेरिया का है, क्योंकि मलेरिया में बुखार आता है, कंपकपी आता है, सिर दर्द आता है और अंत में पसीना भी आता है और यह चक्र एक निश्चित समय के बाद फिर से उसी क्रम को दोहराता है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। डॉक्टर रोगी से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आयरन मतलब लोह तत्व को पूर्ति करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो सबसे अधिक लोह तत्व आंवला में होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है और गुड़ में होता है। तो यह जो ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है। अंतिम प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं? यानी कहाँ पर सबसे अधिक नारियल उपजाया जाता है, नारियल का फसल लोग करते हैं? आंध्र प्रदेश में, असम में, गोवा में, केरल में। तो हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि केरल के लोग भोजन में टेपियोका और नारियल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके पहले वाला जो वीडियो था EVS 3 उसको ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सबों के पसंद का हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।